हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का जैन नेगी मैथमेटिक्स में। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और हमारी ये विशेष सीरीज आपको अच्छी लग रही होगी। हमारी विशेष सीरीज चल रही है दोस्तों उत्तराखंड प्रवक्ता गणित मुख्य परीक्षा को लेकर। यहाँ पर हम आपको बिल्कुल आपके टॉपिक के अकॉर्डिंग क्लासेस प्रोवाइड करवा रहे हैं और ये क्लासेस दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। अगर आप अन्य एग्जाम की भी तैयारी करते हैं, यूपी टीजीटी पीजीटी या फिर उत्तराखंड एलटी या फिर किसी अन्य एग्जाम जहाँ पर आपसे हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता है, तो तुरंत हमारे चैनल के संग दोस्तों जुड़ जाइए। हमारा टॉपिक दोस्तों चल रहा था फंक्शन। इससे पहले हमने फंक्शन पर 2 क्लासेस अपलोड कर दी है। एक में हमने जाना दोस्तों कि फंक्शन क्या होता है, दूसरी में दोस्तों हमने जाना कि फंक्शन को एज ए रिलेशन कैसे यूज कर सकते हैं। पिछली दोनों क्लासेस काफी इंपॉर्टेंट थी। आज हम दोस्तों फंक्शन के कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाएंगे। आज हम दोस्तों जानेंगे 1 एंड 2 का कॉन्सेप्ट, इंजेक्शन, बाइजेक्शन, सरजेक्शन क्या होता है। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों पिछली क्लास में मैंने आपको 1 ऑन 2 इस सभी के कॉन्सेप्ट को दोस्तों डायग्राम की मदद से समझाया था। आज हम दोस्तों थ्योरेटिकली इसको पढ़ेंगे कि भाई 1 फंक्शन यानी कि इंजेक्शन आखिरकार होता क्या है। तो देखिए डेफिनेशन क्या है। फंक्शन है फ्रॉम ए टू बी इज सेड टू बी 1 फंक्शन और इन इंजेक्शन इफ डिफरेंट एलिमेंट ऑफ ए हैव डिफरेंट इमेज इन बी। कहने का मतलब यही है कि अगर मान लेते हैं ए और बी इक्वल नहीं है और ये मान लेते हैं दोनों के दोनों एलिमेंट हैं ए के, दोनों के दोनों डिफरेंट हैं, तो इनकी जो इमेज है वो भी डिफरेंट होगी। ओके, तो इस तरह से दोस्तों हम यहाँ पर इसको डिफाइन करते हैं। ठीक, अभी अगर मान लेते हैं a बराबर b है या एफ ए बराबर एफ बी है, हम कहते हैं, तो इसको आप इस तरह से भी दिखा सकते हैं कि एफ ए बराबर एफ बी अगर होता है तो इट इंप्लाइज a बराबर b होना चाहिए। इसको दोस्तों हम एक डायग्राम की मदद से बहुत अच्छे से समझेंगे। देखिए आप इस फंक्शन को देखिए, ये फंक्शन है फ्रॉम ए टू बी और एक दूसरा फंक्शन है फ्रॉम एक्स टू वाई। तो नाउ यू कैन क्लियरली सी दैट कि a1 की इमेज है b2, a2 की इमेज है b4, a3 की इमेज है b1 एंड a4 की इमेज है b3। यहाँ पर जितने भी डिफरेंट एलिमेंट्स हैं इन सभी की दोस्तों आप देख सकते हैं कि डिफरेंट इमेज है, किसी की भी जो इमेज है वो सेम नहीं है। ओके, सो यहाँ पर दोस्तों ये फंक्शन तो है ऑलरेडी, सभी के सभी फंक्शन है, लेकिन ये कौन सा फंक्शन है दोस्तों, ये 1 फंक्शन है या इसको दोस्तों हम बोलेंगे इंजेक्शन। वहीं दूसरी ओर अगर आप देखें यहाँ पर आप g इज अ फंक्शन फ्रॉम x टू y, सो यू कैन क्लियरली सी दैट कि जो x1 है और x3 है इन दोनों की दोस्तों आपकी सेम इमेज है यहाँ पर y2। भले ही x1 और x2 दोनों के दोनों डिफरेंट है बट fx1 बराबर fx2 यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। ओके, सो इस केस में यहाँ पर ये आपका 1 नहीं है, इसको हम बोलेंगे मैनी 1। इसको हम कैसे शो करेंगे, मैनी 1। तो यहाँ पर ये जो बेसिक डिफरेंस है दोस्तों आपने समझना है। अब इसको दोस्तों कुछ एग्जाम्पल की मदद से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए ए और बी, ये हमारे पास 2 सेट हैं, एक फंक्शन है ए से लेकर बी। इस तरह से डिफाइंड है कि भाई एफ एक्स बराबर है एक्स प्लस 2, तो हमें चेक करना है कि वेदर इट इज 1 और नॉट। सो आप दोस्तों इस डायग्राम की मदद से इसको बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। 1 2 3 4 है और यहाँ पर है आपका 1 2 3 4 5 6। नाउ दिस इज डोमेन एंड दिस इज कोडोमेन। ओके, सो एफ एक्स बराबर है एक्स प्लस 2, यानी कि दोस्तों यहाँ पर आपने सिंपली क्या करना है, पहले 1 रखेंगे तो हो जाएगा 1 + 2, यानी कि 1 की जो इमेज है दोस्तों क्या है, 3 है। तो इस तरह से दोस्तों मैं इस तरह से जोड़ते हुए चले जाऊंगा। 1 किसके संग एसोसिएटेड होगा, 3 से। 2 में दोस्तों अगर आप 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ओके, इसी तरह से 3 + 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। एंड 4 + 2 रखेंगे तो दोस्तों 6 हो जाएगा। तो यू कैन क्लियरली सी दैट कि दिस इज अ फंक्शन। ऑब्वियसली बात है फंक्शन तो है, लेकिन ये कैसा फंक्शन है दोस्तों, 1 फंक्शन है, क्योंकि डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेज है। अब दोस्तों हम बात करेंगे आखिरकार किसी फंक्शन की इंजेक्टिविटी को कैसे कैसे हम चेक कर सकते हैं। बेसिकली दोस्तों इसके लिए 3 मेथड का हम प्रयोग करते हैं। इन 3 मेथड को दोस्तों मैं एक एक करके आपको बताऊंगा। सबसे पहले दोस्तों होती है ग्राफिकल मेथड, यानी कि विद द हेल्प ऑफ ग्राफ दोस्तों हम किसी भी फंक्शन की इंजेक्टिविटी को चेक कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपके किसी फंक्शन का दोस्तों अगर कोई ग्राफ है, उस ग्राफ को दोस्तों हम ड्रॉ करते हैं। जैसे मान लेते हैं किसी फंक्शन का ग्राफ दोस्तों इस तरह से आता है, ठीक है, मान लेते हैं। और दोस्तों यहाँ पर हमें क्या करना होगा, एक एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचनी होगी इस तरह से, ठीक है। अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल दोस्तों जो लाइन है इसको अगर 2 डिफरेंट पॉइंट पे कट करती है, यानी कि एक से ज्यादा पॉइंट पर अगर दोस्तों कट करती है, तो फिर इस केस में दोस्तों ये जो फंक्शन है ये 1 नहीं हो सकता, ये क्या होगा, मैनी 1 होगा। ये फंक्शन क्या होगा, मैनी 1 होगा, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि ये अगर 2 पॉइंट है, ये x1 है, ये x2 है, दोनों के दोनों डिफरेंट है बट दे हैव द सेम इमेज, लाइक दिस इज y, दिस इज fx, यू कैन से दैट, या इसको हम y मान लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि fx1 भी y के बराबर है, fx2 भी y के बराबर है। ओके,
सो ये बहुत आसान सी मेथड होती है, यानी कि विद द हेल्प ऑफ ग्राफ हम दोस्तों सिंपली क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, ठीक है। और या फिर अगर दोस्तों आपका इस तरह का ग्राफ है, जैसे कि मान लेते हैं इस तरह की स्ट्रेट लाइन है, ठीक, तो आप इसको देखेंगे कि भैया यहाँ पर इस कर्व में अगर आप दोस्तों क्या करें, ये कर्व आपने खींच दिया, फिर आप एक कोई भी स्ट्रेट लाइन विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो इसको क्या करेगी, एक सिंगल पॉइंट पे कट करेगी, इसके अलावा किसी पॉइंट पर कट नहीं कर सकती। तो ऐसे केसेस में दोस्तों आपको पता है कि भाई जो डिफरेंट एलिमेंट होंगे उन सभी की क्या होगी, डिफरेंट इमेजेस होगी। तो इसका मतलब ये है कि ये फंक्शन आपका क्या बन जाएगा, 1 to 1 बन जाएगा, 1 to 1 बन जाएगा, ठीक है। तो यहां पर दोस्तों आपने चीज समझनी है कि जब भी आप दोस्तों क्या करेंगे, किसी फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे और एक आपने क्या करनी है, एक्स एक्सिस के पैरेलल एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, और अगर वो एक्स एक्सिस के पैरेलल जो लाइन जब आप ड्रॉ करते हैं वो किसी y यानी कि fx के कर्व को एक सिंगल पॉइंट पर अगर करती है, उसके अलावा किसी पॉइंट पर दोस्तों अगर वो कट नहीं करती है, तो फिर वो क्या कहलाता है, इंजेक्शन कहलाता है, फंक्शन 1 1 कहलाता है, अदरवाइज वो ऑन टू बन जाता है। ये चीज दोस्तों आपने ध्यान रखनी है। अच्छा, अब ये चीज यहां से एक सोच तो निकल के आती है, भाई ऐसा कौन सा कर्व होगा जिसको केवल सिंगल पॉइंट पर ही कट करे एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन। तो ऑफ कोर्स वो जो कर्व होगा या तो इंक्रीजिंग होगा या फिर क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। तो ऐसा कर्व जो इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग होगा, उसको ऑब्वियसली बात है कि जो स्ट्रेट लाइन है वो केवल और केवल एक ही पॉइंट पर कट करेगी। जैसे कि मान लेते हैं स्ट्रेट लाइन की हम बात करते हैं दोस्तों, जैसे जब भी हम स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, जैसे स्ट्रेट लाइन का अगर आप कर्व ड्रॉ करें, जैसे मान लेते हैं हमारे पास स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है y बराबर x+2। सो यू कैन क्लियरली सी दैट कि जो स्ट्रेट लाइन होती है वो दोस्तों आपका क्या होता है, बिल्कुल इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग होती है। कहने का मतलब ये है कि ये आपकी या तो बढ़ती चली जाती है या तो घटती चली जाती है एक्स की वैल्यू बढ़ने पर। तो ऐसा जब भी आपके पास कर्व आएगा, तो जब आप क्या करेंगे, एक्स एक्सिस पैरेलल एक लाइन खींचेंगे, तो उसको वो केवल और केवल एक सिंगल पॉइंट पर ही कट करने वाला है, इसके अलावा और किसी भी पॉइंट पर वो कट नहीं करेगा। यानी कि ये जो कर्व होता है हमेशा क्या होता है, 1 1 होता है। ऐसे दोस्तों आपके जैसे और भी इंक्रीजिंग कर्व हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि स्ट्रेट लाइन हो, इंक्रीजिंग कर्व हो सकता है दोस्तों, जैसे कि मान लेते हैं इस तरह से इंक्रीज करता हुआ चला जा रहा है। तो जब भी आप दोस्तों एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इसको दोस्तों क्या करेगी, वो सिंगल पॉइंट पर ही कट करेगी। तो ऐसे दोस्तों हम इस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। तो यहां से दोस्तों हमें क्या होता है कि एक आइडिया और मिल जाता है, यानी कि अगर कर्व को हम किसी तरह से प्रूफ कर दें कि वो आइदर इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है, तो इससे भी दोस्तों ये जो फंक्शन है ये प्रूफ हो जाएगा कि ये आपका एक 1 1 फंक्शन है। तो यहां पर हम इस कॉन्सेप्ट से ये समझ सकते हैं कि अगर जो कर्व है अगर वो इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है, तो भी दोस्तों जो फंक्शन है वो आपका 1 1 होता है या फिर इंजेक्शन होता है, अदरवाइज वो क्या होगा, मैनी 1 होगा, ठीक है। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दोस्तों, जिसको आपने ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों एक चीज ध्यान रखेंगे, जो सेकंड टाइप है, सेकंड टाइप में दोस्तों ये है कि भैया अगर x बराबर y है, तो ऑब्वियसली बात है कि भाई fx बराबर fy होगा, ठीक है। ये हम जानते हैं कि अगर भैया x और y यानी कि अगर a के दो नंबर्स हैं, अगर दोनों के दोनों इक्वल हैं, तो fx बराबर fy होना है। लेकिन अगर दोस्तों fx बराबर fy है, ओके, सो अगर x बराबर y आता है, तो इसका अर्थ ये है कि वो क्या होगा, कि जब f क्या होगा, एक इंजेक्टिव मैप होगा। यानी कि दोस्तों आप इस तरह से प्रूफ कर सकते हैं कि fx बराबर fy दिया हुआ है, देन दोस्तों आपको क्या प्रूफ करना पड़ेगा, x बराबर y। तो ये सेकंड टेक्निक है जिसकी मदद से दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, किसी भी फंक्शन के बारे में पता लगा सकते हैं कि वो 1 1 है या नहीं है। तो आपको करना क्या होगा दोस्तों, आपको सिंपली मानना होगा कि लेट fx बराबर fy, एंड इफ यहां से इसको सॉल्व करके x बराबर y दोस्तों आपने प्रूफ करना होगा, तो इससे आपका क्या हो जाएगा, f क्या हो जाएगा, 1 1 प्रूफ हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों जो तीसरी टेक्निक है, तीसरी टेक्निक जो कि पहली टेक्निक से जो दोस्तों जुड़ी हुई है, कि अगर मान लेते हैं f इज अ मैपिंग फ्रॉम r टू r, यानी कि रियल टू रियल, और अगर हम कोई दोस्तों ग्राफ खींचते हैं y बराबर fx का, तो अगर वो या तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। देखिए समझ लीजिए दोस्तों, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग क्या होता है, अगर x1 की वैल्यू ग्रेटर देन x2 है और fx1 की वैल्यू भी fx2 से बड़ी है, तो इसको दोस्तों हम क्या बोलते हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कर्व बोलते हैं, ओके। वहीं दूसरी ओर अगर x1 ग्रेटर देन x2 है और fx1 की वैल्यू लेस देन fx2 आती है, तो इसका मतलब है कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कर्व है। सिंपल सी बात है कि भैया अगर आप x की वैल्यू बढ़ाने पर y की वैल्यू बढ़ती चले जाती है, तो इस केस में दोस्तों ये क्या होता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कर्व होता है। वहीं x की वैल्यू बढ़ाने पर अगर y की वैल्यू घटती चली जाए, x की वैल्यू बढ़ाने पर y की वैल्यू घटती चली जाए, तो ऐसे कर्व को हम दोस्तों क्या बोलते हैं, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कर्व दोस्तों बोलते हैं। इसमें आपने समझना है, ठीक है। तो ऐसे कर्व का कैसे पता लगाया जाए, इसके लिए दोस्तों फॉर्मूला होता है, ये दोस्तों हम कैलकुलस में दोस्तों पढ़ते हैं। तो आपने सिंपली क्या देखना है कि भाई इसका डिफरेंशिएशन है, अगर ये ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, या फिर इसका डिफरेंशिएशन लेस देन 0 है, तो हमें पता लग जाएगा कि कर्व स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है।
स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा तो भैया क्या होगा, वो कर्व 1-1 होगा। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा तो भी वो कर्व क्या होगा, 1-1 होगा, यानी कि और मतलब कि इंजेक्टिव होने वाला है। तो ये भी दोस्तों एक टेक्निक है जिसकी मदद से हम दोस्तों क्या कर सकते हैं, किसी फंक्शन की इंजेक्टिविटी का पता लगा सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब देखिए, अब इस जो हमने दोस्तों अभी तक टेक्निक्स पढ़ी, उस टेक्निक के आधार पर दोस्तों हम चेक करेंगे कि दिस फंक्शन इज 1-1 और नॉट। तो सबसे पहले तो दोस्तों आपकी जो मेथड थी, मैंने आपको ग्राफिकल मेथड बताई थी। अगर जैसे मैं बात करूं y बराबर है x³ + 2, इसका दोस्तों मुझे ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। देखिए y बराबर x³ का दोस्तों अगर आप ग्राफ देखें तो इस तरह से दोस्तों इसका ग्राफ होता है, इतना आपको आइडिया होना चाहिए। तो अगर मैं इसको y-2 लिख दूं, यहाँ पर से दोस्तों क्या लिख दूं, x³ लिख दूं, तो ये आपका जो जो ओरिजिन है, ओरिजिन से गुजरने की जगह पे दोस्तों थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा। शिफ्ट कहाँ पर हो जाएगा, इस 0,2 पे शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि यहाँ कहीं पर होगा दोस्तों। इसी तरह का एक कर्व होगा, इस तरह से मतलब ड्रॉ करना। तो आप देख सकते हैं कि दोस्तों ये जो कर्व है वो आपका क्या है, लगातार इंक्रीजिंग कर्व है। इस पर अगर आप कोई भी दोस्तों लाइन खींचेंगे विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो इसको केवल सिंगल पॉइंट पे कट करेगी। हेंस दोस्तों ये आपका क्या हो जाएगा, 1-1 हो जाएगा। ठीक है, अभी ग्राफ बनाना ये सीखना थोड़ा सा एक्सपीरियंस का काम है। जितना आप करते चले जाएंगे, सीखते चले जाएंगे कैलकुलस को, उतना आपको ग्राफ बनाने आते चले जाएंगे। अब बात करेंगे दोस्तों दूसरी टेक्निक की, जिसकी मदद से दोस्तों हम इसको चेक कर सकते हैं वेदर इट इज 1-1 और नॉट। तो सबसे पहले दोस्तों हम मानेंगे कि लेट fx बराबर fy। ओके, सो fx बराबर fy होगा तो दोस्तों fx बराबर हो जाएगा x³ + 2 एंड y की जगह पे दोस्तों हम लिख देंगे y³ + 2। सिंपली आपने क्या करना है, यहाँ पर जो fx है x³ + 2 हो जाएगा, fy दोस्तों क्या हो जाएगा, y³ + 2। सो यहाँ से दोस्तों कैंसिल आउट हो गया, तो x³ बराबर दोस्तों हो गया y³। नाउ वी नो दैट x³ - y³ बराबर हो जाएगा 0। इसको दिल लेंगे, इसको हम लिख सकते हैं x - y। ये हो जाएगा दोस्तों x² + y² + xy बराबर 0। सो दोस्तों इधर ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, तो यहाँ से दोस्तों क्या आ जाएगा, x बराबर y हो जाएगा। इस वाले पार्ट की मैं बात करूं तो x² + y² + xy बराबर 0 है। तो कोई भी ऐसा रियल नंबर एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि आपको पता है कि भाई x क्या है, रियल है, जिसके लिए दोस्तों ये 0 हो जाए। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि दोस्तों x बराबर y आ गया। तो हमें क्या करना था कि भाई fx बराबर fy है, सो उससे दोस्तों हमारा x बराबर y आ गया, तो हेंस दिस फंक्शन इज 1-1। ऐसे करके दोस्तों हम इसको पता लगा सकते हैं। अब बात करेंगे तीसरी टेक्निक की। तीसरी टेक्निक क्या है, जो कि है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कर्व की, यानी कि दोस्तों हमारे पास fx है, लेट दिस इज y, तो हमारे पास है x³ + 2। ओके, मैं इसको क्या कर दूंगा दोस्तों, डिफरेंशिएट कर दूंगा। सो जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा 2x²। ओके, अब नाउ 2x² दोस्तों आप जानते हैं, जब हम बात करूंगा dy/dx की, सो हम जानते हैं दोस्तों जो x² उसकी वैल्यू इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। x² यानी कि स्क्वायर है भाई, आप किसी भी नंबर का स्क्वायर करेंगे तो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, या ज्यादा से ज्यादा 0 हो जाती है उसकी मिनिमम वैल्यू। हेंस यू कैन से दैट dy/dx इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि दोस्तों ये जो कर्व है दोस्तों आपका क्या है, इंक्रीजिंग कर्व है। आप इस तरह से दोस्तों इसको समझ सकते हैं। हेंस दिस फंक्शन इज 1-1। तो ये तीन टेक्निक की मदद से हम इसको आसानी से पता लगा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आप जैसे सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, सेकंड क्वेश्चन में आप देखेंगे भाई fx बराबर है x² + 1। ओके, सो लेट दिस इज y बराबर हो गया x² + 1। यहाँ पर से हो जाएगा y - 1 बराबर हो जाएगा x - 0 का स्क्वायर। अब देखिए, अगर मैं बात करूँ दोस्तों y बराबर x² की, तो ये दोस्तों आपका एक अपवर्ड पैराबोला होता है जिसका वर्टेक्स ओरिजिन पर लाई करता है। ठीक है, y बराबर x² की मैं बात कर रहा हूँ। इस तरह से दोस्तों हम इसको डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो अब अगर इसकी मैं बात करूँ तो यहाँ पर क्या होगा कि वर्टेक्स है वो थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा, वो हो जाएगा 0,1 पे शिफ्ट हो जाएगा, दिस इज 0,1। और इसी तरह से दोस्तों कर्व बनने वाला है। ठीक है, नाउ यू कैन क्लियरली सी दैट कि अगर मैं एक कोई लाइन खींचूं विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इसको क्या करेगी दोस्तों, ये दो डिफरेंट पॉइंट पर कट कर रही है। ओके, यहाँ पर मान लेते हैं x1 मान लेते हैं, यहाँ पर आप मान लेते हैं x2 एंड दे हैव द सेम इमेज। ओके, सो x1 भले ही x2 के बराबर नहीं है, बट fx1 क्या है, fx2 के बराबर है। हेंस दिस फंक्शन इज नॉट 1-1। ये फंक्शन 1-1 नहीं है, ये दोस्तों आपका क्या है, मैनी वन फंक्शन है। इस तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गई भाई कर्व की मेथड। दूसरी जो मेथड आती है दोस्तों वो आती है भाई fx बराबर है fy, सो वी हैव x² + 1 बराबर ठीक है y² + 1। सो यहाँ से दोस्तों आ जाएगा भाई ये और ये कट गया। ठीक है, सो यहाँ से आप देख सकते हैं दोस्तों x² - y² बराबर दोस्तों आ गया 0। सो यू कैन सी दैट कि आप इसको लिख सकते हैं भाई x + y x - y बराबर 0। सो आइदर x बराबर यहाँ पर से y है। ओके, लेकिन दूसरे केस में भी दोस्तों क्या आ रहा है कि भाई x बराबर -y आ रहा है। ओके, तो यहाँ पर दोस्तों आपके दोनों केसेस दोस्तों पॉसिबल है। एक में तो भाई x बराबर y है, लेकिन दूसरे केस में अगर x बराबर -y है तो भी दोस्तों आपका जो केस है, इस केस में भी दोस्तों आपको क्या मिल जाएगा, ये फंक्शन है वो आपका ट्रू हो जाएगा। तो यहाँ पर से दोस्तों की x और y बराबर नहीं भी हैं, तब भी दोस्तों क्या आ रहा है भाई fx बराबर fy आ रहा है।
ठीक है। और ये बात हो रही है इंटीजर की, तो भी दोस्तों ये आपका बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि f इज अ फंक्शन फ्रॉम z टू z, तो ये फंक्शन आपका क्या है, मैनी वन है, मैनी वन है। अब इसको एग्जांपल से भी दोस्तों समझ सकते हैं, लाइक अगर मैं f माइनस वन रखूंगा तो इसका वैल्यू आ जाएगी -1 का स्क्वायर प्लस 1 दैट इज 2, और f प्लस 1 रखूंगा दोस्तों तो भी इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 स्क्वायर प्लस 1 दैट इज 2, यानी कि -1 और 1 दे आर नॉट सेम बट दे हैव द सेम इमेज, दोनों की सेम इमेज क्या आ रही, सेम आ रही। तो ये जो कर्व है दोस्तों ये आपका क्या है, 1 1 नहीं है। इसके बाद तीसरी टेक्निक देखते हैं। तीसरी टेक्निक में हम देखेंगे भैया कि ये जो फंक्शन है लेट दिस इज इक्वल टू वाई, यहाँ से दोस्तों मैंने रख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 1, मैं इसको दोस्तों डिफरेंशिएट करूंगा तो वी विल गेट 2x। ओके, नाउ अब दोस्तों हम जानते हैं कि x क्या है दोस्तों, z का पार्ट है। ओके, तो भैया इसका मतलब है कि अगर x ग्रेटर देन 0 होगा, यानी कि जब x पॉजिटिव होगा तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू दोस्तों क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि इसकी वैल्यू है 2x के बराबर। वहीं दूसरी ओर दोस्तों अगर x बराबर 0 होगा तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अगर x की वैल्यू लेस देन 0 हो तो फिर भैया जो dy बाई डी एक्स है इसकी वैल्यू लेस देन 0 हो जाएगी। कहने का मतलब है कि ये x पे पूरा डिपेंड करता है कि वेदर x इज पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। तो इसका मतलब है कि ना ही ये कर्व इंक्रीजिंग है ना ही ये डिक्रीजिंग है इन द गिवन इंटरवल, यानी कि इंटीजर के केस की मैं बात कर रहा हूं। तो फिर ऐसे में ये जो कर्व है ये आपका क्या बन जाता है, 1 1 नहीं बनता है दोस्तों, ये क्या बन जाता है, मैनी वन बन जाता है। ओके, सो इस तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। अब बारी आती है दोस्तों कि नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन फ्रॉम ए टू बी कितने हो सकते हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों कि जब भी हम 1 1 फंक्शन की दोस्तों बात करते हैं, जैसे मैं बात करता हूँ ए और बी की, तो अगर मान लेते हैं, जैसे अब एक छोटे एग्जांपल से दोस्तों मैं बात करूं, जैसे 1 1 फंक्शन की बात करूं, भाई यहाँ पर मान लेते हैं 3 एलिमेंट है और यहाँ पर मान लेते हैं 2 एलिमेंट है। तो आपको पता है भाई 1 की इमेज तो ए हो जाएगी, 2 की इमेज बी हो जाएगी, लेकिन 3 की इमेज का क्या होगा। ओके, तो इसका मतलब है कि 3 की इमेज के लिए अगर, क्योंकि अगर मैं 3 को ए से या बी से मिला दूं तो कभी 1 1 नहीं बन सकता। इसका मतलब यहाँ पर है कि बी में दोस्तों एक एलिमेंट चोरी होना चाहिए, यानी कि ए में 3 एलिमेंट है तो यहाँ पर कम से कम 3 एलिमेंट होने चाहिए, और अगर एक एलिमेंट यहाँ पर एक्स्ट्रा भी हो जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, तब भी ये 1 1 होगा। तो इसका मतलब ये है कि ए में मान लेते हैं अगर m एलिमेंट है, बी में n एलिमेंट है, तो n की जो वैल्यू है वो n से बड़ी होनी चाहिए, तभी जाके क्या होगा कि भैया नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन फ्रॉम ए टू बी बन पाएंगे। अगर मान लेते हैं m की वैल्यू n से लेस हो गई, यानी कि यहाँ में जो सॉरी, अगर मान लेते हैं n की वैल्यू, देख सकते हैं n की वैल्यू अगर m से दोस्तों लेस हो गई, यानी कि यहाँ के एलिमेंट यहाँ से कम हो गए, तब कोई भी 1 1 फंक्शन नहीं बन सकता। यू कैन क्लियरली सी दैट कि भाई 1 2 3 है, यहाँ पर a और b है, कैसे बना दोगे 1 1 फंक्शन। तो 1 1 फंक्शन के लिए दोस्तों इतना है कि अगर 1 फंक्शन फ्रॉम ए टू बी बना रहे हैं तो b में जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो a के एलिमेंट से ज्यादा या उसके इक्वल होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद दोस्तों सिंपली क्या होता है, हम परमुटेशन दोस्तों यहाँ पर लगाते हैं। सो वी हैव लेट दिस, वी हैव m एलिमेंट एंड वी हैव n एलिमेंट। ओके, सो यहाँ पर दोस्तों क्या होगा कि यहाँ पर एक्चुअली क्या है, वी हैव n एलिमेंट, n एलिमेंट के पास कितनी चॉइस है दोस्तों यहाँ पर m की, तो बेसिकली n p m दोस्तों हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको दिखाते हैं, तो ये हो जाएगा भैया n p m, मतलब एक तरह से आपने क्या करना है, ये जो m एलिमेंट है इनको आपने n सीट में भरना है एक तरह से। ठीक है, तो n की वैल्यू क्या है, ज़्यादा है, तो n में आप क्या करना है, m को आपने क्या करना है, अरेंज करना है। ठीक है, ये आप इस तरह से समझ लो कि 6 सीटें हैं, उसमें 5 स्टूडेंट को अरेंज करना है, तो उसके वे कितने हो जाएंगे, 65 हो जाएंगे। ठीक, तो इसी तरह से आप क्या करते हैं, 1 1 फंक्शन को शो करते हैं कि जैसे मान लेते हैं यहाँ पर आपके m एलिमेंट्स हैं, यहाँ पर आपके n एलिमेंट्स हैं, तो उसमें आप क्या कर रहे होते हैं दोस्तों कि आप जो n एलिमेंट्स हैं यानी कि n सीट्स हैं उसमें m को आप क्या कर रहे होते हैं, अरेंज कर रहे होते हैं। ठीक है, सो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी npm हो जाएगी अगर n की वैल्यू क्या है, m से बड़ी है, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी अगर n की वैल्यू क्या है, लेस देन m है। तो यहाँ पर दोस्तों हम क्या करें, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का यूज करके हम इसको बना रहे हैं। ठीक, सो 1 to 1 फंक्शन बनाने के लिए ये दोस्तों आपका फॉर्मूला है npm का। ओके, तो जैसे मान लेते हैं कि भैया एक सेट है, एक सेट A है, इसमें मान लेते हैं अगर आपके 4 एलिमेंट हैं, एक सेट B है, इसमें 6 एलिमेंट है, सो नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन फ्रॉम A टू B दिस विल बी 6p4। ओके, तो 6p4 को कैसे कैलकुलेट करते हैं दोस्तों, सिंपली होता है 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 माइनस 4 फैक्टोरियल। ओके, सो हो जाएगा 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। अब सॉल्व करेंगे दोस्तों, 6 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 2, ये 2 से 2 कट जाएगा। इसके बाद इसको सॉल्व कर लेंगे, हो जाएगा 5 को 20 एंड देन 6 3 18, 18 दूनी 36, तो 360 इज द राइट आंसर। ओके, वहीं दूसरी ओर अगर आपसे बोला जाए कि भाई नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए मान लेते हैं 4 है,
नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी मान लेते हैं 3 है, सो नंबर ऑफ वन फंक्शन फ्रॉम ए टू बी दिस विल बी 0। ओके, क्योंकि आपको पता है दोस्तों 3p4 डज नॉट एग्जिस्ट। भैया 3 में से 4 को कैसे अरेंज कर लोगे? भैया 4 में से 3 को अरेंज कर सकते हो। तो ये आपने दोस्तों यहाँ पर समझना है। अब दोस्तों हम बात करेंगे ऑन टू फंक्शन की। ऑन टू फंक्शन को दोस्तों क्या बोलते हैं? सर्जेक्शन बोलते हैं। सर्जेक्शन में दोस्तों आपने एक चीज ध्यान रखनी है कि भैया अगर एफ ए बराबर बी के बराबर हो जाए, कहने का मतलब है कि जो रेंज एफ की वो डायरेक्टली कोडोमेन के बराबर हो जाए, तो फिर दोस्तों हम ऐसे को सर्जेक्शन बोलते हैं। अब इसको इस तरह से भी दोस्तों डिफाइन कर सकते हैं कि यहाँ पर अगर ए का एलिमेंट है, यहाँ पर बी का एलिमेंट है, तो बी के हर एलिमेंट की प्री इमेज अगर यहाँ पर एग्जिस्ट करती है तो फिर हम कहते हैं कि फंक्शन आपका ऑन टू है। तो ऑन टू फंक्शन के एग्जाम्पल में दोस्तों आप जैसे समझ सकते हैं कि भैया जैसे मान लेते हैं यहाँ पर ए बी सी है, यहाँ पर आपका 1 2 3 है, तो अगर ए 1 है, बी 2 से जुड़ा हुआ है, सी 3 से जुड़ा हुआ है, तो वी कैन डायरेक्टली से दैट दिस फंक्शन इज ऑन टू। वहीं दूसरी ओर अगर यहाँ पर 4 आ जाए और इसकी कोई भी दोस्तों प्री इमेज ना हो तो ये फंक्शन क्या कहलाता है? इनटू कहलाता है। फिर ये केस में सर्जेक्टिव नहीं रह जाता। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर अगर मैं देखूं तो भाई ये बी क्या है? कोडोमेन है। और अगर आप रेंज की बात करें यानी कि एफ ए की बात करें तो वह है 1 2 3। तो इस केस में आप देख सकते हैं कि जो रेंज है वो डायरेक्टली क्या है? कोडोमेन के बराबर है। तो बहुत आसान है दोस्तों तरीका। सिंपल से आपने ध्यान रखना है कि जब रेंज डायरेक्टली कोडोमेन के हो जाए तो फिर इस केस में जो फंक्शन है वो ऑन टू फंक्शन कहलाता है। उसको सर्जेक्शन दोस्तों हम यहाँ पर बोलते हैं। तो आप दोस्तों इसको इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी इज सर्जेक्शन इफ फॉर ईच बी इज द एलिमेंट ऑफ बी, यानी कि यहाँ के हर एलिमेंट के लिए कोई ना कोई दोस्तों ए एग्जिस्ट करता है जो कि यहाँ पे बिलोंग करता है, सच दैट एफ ए बराबर बी, यानी कि हर बी की यहाँ पर प्री इमेज एग्जिस्ट करती है। इसको दोस्तों हम यहाँ पर डायग्राम की मदद से समझ सकते हैं। एक फंक्शन है फ्रॉम ए टू बी और दूसरा फंक्शन है फ्रॉम एक्स टू वाई। सो यू कैन क्लियरली सी दैट कि यहाँ पर दोस्तों इसकी इमेज है, यहाँ पर इसकी इमेज है, इसकी इमेज है, इसकी इमेज है। तो क्लियरली दोस्तों ये जो फंक्शन है a3 और a4 दोनों के दोनों डिफरेंट है। तो ये जो फंक्शन है कायदे से तो ये मैनी वन फंक्शन है, अगर मैं 1 1 और मैनी वन में डिस्क्रिमिनेट करूं। और दूसरी ओर देखा जाए तो यहाँ दोस्तों यहाँ पे जो b2 है और इस तरह से जो b5 है, इन दोनों की कोई भी यहाँ पर प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करती। तो ये फंक्शन दोस्तों आपका इनटू बन जाता है। तो ये मैनी वन एंड इनटू फंक्शन है। ओके, तो यहाँ पर ना ही ये फंक्शन इंजेक्टिव है ना ही ये सर्जेक्टिव है। वहीं दूसरी ओर अगर दोस्तों बात करें, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि x1 की y1 इमेज है, x2 की y2 है, x3 की भी y2 है, x4 की यहाँ पर y4 है, x5 की यहाँ पर y3 है। फंक्शन तो दोस्तों ये मैनी वन है, लेकिन यहाँ के हर एलिमेंट की प्री इमेज दोस्तों एग्जिस्ट करती है। और आप देख सकते हैं कि ये है कोडोमेन और जो रेंज है दोस्तों वो आपकी क्या है? सेम है। तो रेंज बराबर आ गया कोडोमेन, यानी कि हर एलिमेंट की यहाँ पर प्री इमेज एग्जिस्ट करती है, हेंस दिस फंक्शन इज ऑन टू। तो ये मैनी वन एंड ऑन टू फंक्शन है। स्टूडेंट इसको हम एक एग्जांपल की मदद से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए a बराबर है 1 -1 2n -2 और b बराबर है 1 4। एक फंक्शन है फ्रॉम a टू b और इसको हमने ऐसे डिफाइन किया है f(x) बराबर x²। तो दिस फंक्शन इज ऑन टू बिकॉज वी नो दैट -1 2 एंड -2 है दोस्तों, यहाँ पर a है। यहाँ पर अगर b की बात करें तो 1 एंड 4। तो देखिए -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, -2 का करेंगे 4 आएगा। तो यहाँ के हर एलिमेंट की प्री इमेज है। भले ये फंक्शन 1 1 नहीं है, मैनी वन है, लेकिन ये फंक्शन आपका क्या ऑन टू है, यानी कि सर्जेक्शन है। ऐसे दोस्तों यहाँ पर देखेंगे भाई फंक्शन है फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर और यहाँ पर इसको डिफाइन किया भाई f(x) बराबर 2x, यानी कि आप x रखेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2x, यानी कि उसका डबल हो जाएगा। नेचुरल नंबर से दोस्तों आपने क्या किया है? नेचुरल नंबर को आप कनेक्ट कर रहे हैं। ये आपका डोमेन है और ये आपका कोडोमेन है। सो 1 2 3 4 से लेकर इन्फाइनाइट तक ये दोस्तों नेचुरल नंबर होते हैं। 1 2 3 4 से लेकर इन्फाइनाइट तक नेचुरल नंबर होते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों है क्या कि भैया जब आप f1 रखेंगे तो उसकी वैल्यू आएगी 2, ऐसी f2 रखेंगे तो उसकी वैल्यू आएगी 4। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 की वैल्यू दोस्तों 2 आ रही है, 2 की वैल्यू दोस्तों 4 आ रही है, 3 की वैल्यू दोस्तों 6 आएगी। तो इस तरह से दोस्तों फंक्शन चलेगा। तो क्लियरली यू कैन सी दैट कि यहाँ पर डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेज तो है। तो ये फंक्शन मैन 1 1 तो है, 1 1 तो है, लेकिन दोस्तों क्या है कि यहाँ पर 1 की कोई भी प्री इमेज नहीं है, यहाँ के एलिमेंट छूट जा रहे हैं। 3 की कोई भी प्री इमेज नहीं है, 5 की कोई भी प्री इमेज नहीं है, यानी कि 1 इज द एलिमेंट ऑफ n। इसके लिए कोई भी एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता नेचुरल नंबर में सच दैट कि f1 की वैल्यू 1 आ जाए। मतलब कहने का मतलब है कि fa बराबर 1 आ जाए, यानी कि आप a कोई भी एक ऐसा नेचुरल नंबर एग्जिस्ट नहीं करता कि fa बराबर 1 आ जाए। इसी तरह से यहाँ पर 3 की भी कोई प्री इमेज नहीं है। तो ये जो फंक्शन है वो क्या है? इनटू है। इसको आपने समझना है, फंक्शन क्या है? इनटू है, ठीक। एंड इन दिस केस जो रेंज है वो क्या होगी? 2 4 6 इस तरह से दोस्तों आएगी। रेंज आपकी क्या होगी? fn होगी, विच इज नॉट इक्वल्स टू नेचुरल नंबर। ये नेचुरल नंबर का क्या है दोस्तों? सबसेट है, क्योंकि नेचुरल नंबर दोस्तों आपका क्या है? कोडोमेन है।
जब fn बराबर डायरेक्टली n आता तब हम इसको कहते हैं कि फंक्शन ऑन टू है। अब देखिए दोस्तों कुछ और एग्जांपल देखेंगे, जैसे यहाँ पर फंक्शन है फ्रॉम r टू r और fx बराबर है x³ + 2 फॉर ऑल x इज द एलिमेंट ऑफ r, यानी कि आपका मतलब देख सकते हैं कि यहाँ पर दोस्तों क्या है, रियल टू रियल है, यानी कि आपका जो यहाँ पर कोडोमेन है वो रियल नंबर है। तो आपको देखना है कि दोस्तों यहाँ पर ये जो फंक्शन है ये फंक्शन आपका 1 1 तो है 1 1 है या नहीं, उसको नहीं चेक करना, हमें दोस्तों करना है कि ये सर्जेक्शन है नहीं, सर्जेक्टिविटी होगा दोस्तों। चलो उसको देख लेंगे, यहाँ पर ऑन टू है नहीं, हमें को चेक करना है, ठीक है। उसको करने का दोस्तों तरीका क्या होता है, मैं आपको एक मेथड बताता हूँ। देखिए सिंपली आपने क्या करना है, fx को दोस्तों आपने मान लेना है y, ओके। तो यहाँ से आप क्या करिए, x को सब्जेक्ट बनाइए, तो हो जाएगा y - 2 की पावर दोस्तों हो जाएगी 1/3, ओके। नाउ यू कैन क्लियरली सी दैट कि अगर आप यहाँ पर कोई भी वैल्यू रखें, देखिए y क्या है दोस्तों, बेसिकली किसका एलिमेंट है, r का एलिमेंट है, तो y दोस्तों जो होगा एलिमेंट ऑफ r होगा, उसके लिए दोस्तों आपको क्या होगा, r यहाँ पर x एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा। y की आप कोई भी वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो आपको x दोस्तों मिल जाएगा, जो कि क्या होगा, रियल नंबर का एलिमेंट होगा। आपको सिंपली ये चेक करना होता है कि y की ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसके लिए x यहाँ पर डिफाइंड नहीं है। तो y की हर वैल्यू के लिए दोस्तों x डिफाइंड होगा। आप यहाँ पर y की कोई भी वैल्यू पुटअप कर सकते हैं, चाहे -1 भी रखें, -2 भी रखें, 2 रखें, पॉजिटिव रखें, तो आपको यहाँ पर x क्या मिलने वाला है, एक रियल नंबर मिलने वाला है। सो हेंस दिस फंक्शन इज ऑन टू, हर एलिमेंट की प्री इमेज एग्जिस्ट करती है। वहीं दूसरी ओर अगर हम देखें दोस्तों, यहाँ पर फिर से रियल टू रियल है, भाई fx बराबर है x² + 2, ओके। नाउ अब अगर दोस्तों यहाँ पर से देखिए, मैं इसको मान लेता हूँ y बराबर हो जाएगा x² + 2, सो यू कैन राइट दिस y - 2 बराबर x², सो x बराबर हो जाएगा √y - 2, ओके। नाउ यू कैन क्लियरली सी दैट कि अगर मैं y की वैल्यू, देखिए क्योंकि ये अंडर रूट में है, तो अंडर रूट में है तो y - 2 शुड भी क्या होना चाहिए, > 0 होना चाहिए, ओके। यानी कि y की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 2 या 2 से बड़ी होनी चाहिए, ओके। तभी जाके दोस्तों क्या होगा, x की वैल्यू दोस्तों यहाँ पर क्या करेगी, एडजस्ट करेगी, तभी यहाँ पर दोस्तों x की वैल्यू एडजस्ट करेगी। इसका मतलब है कि केवल 2 से लेके इन्फिनिटी के लिए ही दोस्तों यहाँ पर x क्या है दोस्तों यहाँ पर डिफाइंड है। अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर इसके अलावा कोई वैल्यू आ जाती है, भाई y की वैल्यू अगर 0 आ जाएगी, तो मान लेते हैं y की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पर इसका मतलब है कि x बराबर होगा √(-2) विच इज नॉट अ रियल नंबर, विच इज नॉट अ रियल नंबर। यानी कि अब देखिए भैया y तो क्या है, रियल नंबर है ना, इसका मतलब y की हर वैल्यू के लिए x एग्जिस्ट नहीं करता है, y की हर वैल्यू के लिए एग्जिस्ट नहीं करता है। सो दिस फंक्शन इज नॉट ऑन टू, दिस फंक्शन इज इनटू, दिस फंक्शन इज इनटू, क्योंकि हमें डिफाइन ये करना है कि जो आपका रियल नंबर है यही दोस्तों आपका क्या होना चाहिए, रेंज होना चाहिए, यही क्या होना चाहिए, रेंज होना चाहिए। इस केस में दोस्तों जो आपका रेंज है वो रियल नंबर के बराबर नहीं आ रही भैया। चलो y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए तो दोस्तों x मिल जाएगा, लेकिन भैया आप ये बताइए कि जब y की वैल्यू नेगेटिव होगी तो उसके लिए क्या होगा, या y की वैल्यू 0 होगी तो फिर उस केस में क्या होगा, तो उसके लिए दोस्तों आपका x डिफाइंड नहीं है। ऐसे स्टूडेंट अगर मैं तीसरे क्वेश्चन को देखूं, भैया f इज अ मैपिंग फ्रॉम z टू z, अब ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर इंटीजर्स हैं, तो दोस्तों यहाँ पर है भाई fx बराबर है 3x + 2, सो यहाँ पर दोस्तों मैं इसकी जगह पे y मान लेता हूँ, 3x + 2 रख देता हूँ, सो y - 2/3 बराबर दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों क्या है कि भैया यहाँ पर आप चीज़ ध्यान रखनी है कि y की किसी वैल्यू के लिए, y क्या है दोस्तों एक इंटीजर है, तो उसके लिए दोस्तों क्या करना चाहिए, x एग्जिस्ट करना चाहिए। अब कोई भी दोस्तों जैसे इंटीजर रखो, जैसे मैं y की वैल्यू मान लेते हैं यहाँ पर 1 रख देता हूँ, तो y की वैल्यू 1 रखूंगा तो 1 - 2/3 है, विच इज इक्वल टू -1/3। अब -1/3 है तो इसके लिए जो x है दोस्तों, ये x इंटीजर ये मान लेते हैं x आता है, तो लेकिन ये जो x है, ये जो दोस्तों x आता है, ये बेसिकली इसमें y बराबर रखने पे तो दोस्तों ये इंटीजर नहीं है, -1/3 इज नॉट इंटीजर, और x तो आपको पता है कि दोस्तों क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। यानी कि यहाँ पर y की हर इंटीग्रल वैल्यू के लिए एक इंटीजर एग्जिस्ट करना चाहिए। तो अब आप देख सकते हैं y इंटीजर है, y बराबर 1, लेकिन उसके लिए x इंटीजर नहीं आ रहा, यानी कि y बराबर 1 की कोई भी प्रीमेज नहीं है, तो हेंस दिस फंक्शन इज ऑल्सो इनटू, यानी कि ये सर्जेक्शन नहीं है। सो स्टूडेंट्स आई होप कि दोस्तों आपको जो सर्जेक्टिविटी का कॉन्सेप्ट है दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब एक चीज़ दोस्तों ध्यान रखेंगे, जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास एक सेट A है, एक सेट B है, अब मान लेते हैं दोस्तों इसमें आपके 3 एलिमेंट हैं, और मान लेते हैं दोस्तों इसमें 4 एलिमेंट हैं, तो आप इसको इससे कनेक्ट कर देंगे, इसको इससे को कनेक्ट कर देंगे, तो दोस्तों ये कभी भी आपका ऑन टू नहीं हो सकता। वहीं दूसरी ओर अगर आप मान लेते हैं कि इसमें 3 एलिमेंट और मान लेते हैं इसमें 2 एलिमेंट है, तो भी दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, इसको ऑन टू बना सकते हैं। एक एलिमेंट भी दोस्तों और चल जाएगा, कहने का मतलब है कि अगर A में नंबर ऑफ एलिमेंट m है, B में नंबर ऑफ एलिमेंट n है,
तो अगर मैं ऑन टू की मैं बात करूँ तो ऑन टू के लिए जो यहाँ के नंबर ऑफ एलिमेंट है यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी है वो हमेशा क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए होना चाहिए। ठीक है, ए के एलिमेंट क्या होने चाहिए, बी के एलिमेंट से हमेशा ज्यादा होने चाहिए। देखिए बिल्कुल उल्टा है कॉन्सेप्ट। वन वन का केस क्या था, वन वन के केस में ये था कि बी में जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो नंबर ऑफ एलिमेंट से ज्यादा होने चाहिए या उसके बराबर होने चाहिए, ये वन वन का कॉन्सेप्ट है। लेकिन ऑन टू के कॉन्सेप्ट में क्या चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी जो है इट शुड बी लेस देन इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। ओके, तो कोई भी जो फंक्शन है दोस्तों अगर वो इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव दोनों है तो फंक्शन क्या होता है, वन वन एंड ऑन टू होता है, वन वन एंड ऑन टू होता है। और अगर इन दोनों केसेस को देखा जाए, दोनों केसेस को एक फंक्शन को वन वन एंड ऑन टू दोनों होना है तो उस केस में जो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए बराबर क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी होना चाहिए। आप साफ साफ देख सकते हैं, इसमें पहला केस आएगा, इसमें दूसरा केस आएगा, दोनों को अगर मैं कंबाइन करूंगा तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए बराबर क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी होना चाहिए। तो कभी कभार दोस्तों आपके पास जैसे क्वेश्चन आ जाता है कि भाई मान लेते हैं एक सेट ए है, इसमें 4 एलिमेंट हैं और बी में दोस्तों आपके 5 एलिमेंट है। सो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन कितने बन सकते हैं, तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन दोस्तों क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। क्योंकि आपको पता है कि बी में दोस्तों आपके 5 एलिमेंट है, इसमें 4 एलिमेंट है, तो ऑब्वियसली बात है कि यहाँ का कोई ना कोई एक एलिमेंट छूट जाएगा जिसकी क्या होगी, प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो एक एलिमेंट यहाँ पर आपका एक्स्ट्रा है तो ऑब्वियसली बात है उसकी प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो ये दोस्तों इस तरह का प्रश्न आ जाता है। बाकी कितने ऑन टू फंक्शन बन सकते हैं एक फंक्शन से, यानी कि ए से लेकर बी तक, इसको दोस्तों हम आपको नेक्स्ट क्लास में दोस्तों बताएंगे। नेक्स्ट क्लास में हम आपको जो बाइजेक्टिविटी है उसका दोस्तों हम कॉन्सेप्ट आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो आई होप कि दोस्तों आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी और आपको आज का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।